हेलो। नमस्ते, प्रणाम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आज के इस कहानी पाठ में। आज की कहानी थोड़ी अलग है। थोड़ी अलग कहने का मतलब कि थोड़ी अलग जॉनर की कहानी है। सुखांत कहानियाँ भी होती हैं और दुखांत कहानियाँ भी होती हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग ढंग की है। इसे क्या नाम दूँ? वैसे तो ये कहानी जब मैंने पढ़ी थी तो ये कहानी बेवफाई अंक में शामिल थी। वर्ष 2010 में। लेखक हैं कृष्णचंद्र और कहानी का नाम है प्रीतु। कहानी पर विशेष बात नहीं करूँगा, थोड़ी सी बड़ी है कहानी, इसलिए सीधे आइए कहानी पढ़ते हैं। कृष्ण लेखक की बात करें तो कृष्णचंद्र हिंदी और उर्दू दोनों के बड़े महत्वपूर्ण कथाकार रहे हैं और इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कृतियाँ रही हैं भी हैं। एक गधे की वापसी, एक वायलन समंदर किनारे, और अभी फ़िलहाल पिछले दिनों कुछ बवाल भी मचा था इनके एक कहानी जामुन का पेड़, जो है शायद आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड ने निकाल दिया था उसको अपने सिलेबस से। उसको लेकर भी थोड़ा सा हंगामा मचा हुआ था। जामुन का पेड़ इनकी बड़ी अच्छी वो कहानी है, सिलेबस में भी शामिल है। ये कहानी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी हटकर है। तो आइए कहानी सुनिए। कहानी को सुनिए, कैसी लगी बताइएगा। बड़ी मुश्किल से ये कहानी मुझे मिली है, कई दिनों से ध्यान आ रहा था लेकिन बड़ी खोजा तो जाकर मिली पत्रिका में। तो सीधे पाठ करते हैं, शुरू करते हैं कहानी पर। आप सब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। कैसा लगा, क्या कहानी कैसी लगी सुनने में बताइएगा। तो कृष्णचंद्र की कहानी प्रीतु। जब वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर डब्बे के अंदर आया तो उसके चलने के अंदाज से मैंने महसूस किया कि वह फौज में मुलाजिम रह चुका है। उसका व्यक्तित्व भव्य, कद 6 फीट से ऊपर निकलता हुआ, रंग सुर्ख व सफ़ेद, दिव्य दाढ़ी। उसने काली सिर्ज के रंग का ऊनी सूट पहन रखा था और डब्बे के दरमियान रोशनी में उसकी पगड़ी की तहों से अबरख के टुकड़े जवाहर रेंजों की तरह चमक उठे थे। वह नपे तुले कदम उठाता सीधा चलता हुआ मेरे करीब आकर रुका। झुककर उसने करीब की सीट का नंबर पढ़ा और इत्मीनान की सांस ली और मेरी तरफ देखकर बोला, यह पीछे हटने वाली कलदार सीटें बहुत उम्दा हैं। मैंने अपना जलता हुआ सिगरेट जिसे अभी अभी सुलगाया था जल्दी से एश ट्रे में बुझा दिया। बूढ़ा सिख मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, शुक्रिया, मुझे तंबाकू का धुआं सचमुच बहुत बुरा मालूम होता है। मुझे उसके दांत जब वह मुस्कुराया तो बहुत अच्छे मालूम हुए, बहुत ही उजले और हमस्तह मजबूत दांत। इस बूढ़े फौजी सिख की उम्र 70 बरस से कम नहीं होगी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में अब भी जवानी की चमक और उसकी उत्सुकता पाई जाती थी। इस उम्र में भी गैर मामूली तौर पर सेहतमंद दिखाई देता था, लेकिन इसमें कोई शुबह नहीं कि जवानी में वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक रहा होगा। इस वक्त उसके चेहरे पर जो चीज़ें खिल रही थीं वह बहुत से जख्मों के निशान थे। दाएं बाएं उसके चेहरे पर 3 लंबे लंबे जख्मों के निशान रह गए थे। दाएं चेहरे पर तो जख्मों ने एक सलीब सी बना ली थी और बाएं चेहरे पर यह जख्म अंग्रेजी में वी की तरह का निशान बनाते थे। और जब उसने अपनी टाई ठीक करने के लिए हाथ ऊपर किए तो मैंने देखा कि उसकी हथेलियों की पुष्ट पर भी कई ऐसे छोटे छोटे निशान हैं, जैसे किसी ने तेज धार के चाकू से उसके हाथों का कीमा बनाने की कोशिश की हो। जंग, मैंने अपने दिल में सोचा, पहले विश्व युद्ध के महाज पर इसे यह हादसा पेश आया होगा। वह तो खैरियत रही कि खूबसूरत बांके इंसान ने बाह या टांग नहीं गंवाई, वरना कितना बुरा मालूम होता यह आदमी। मुझे इस मामले पर ज़्यादा गौर करने का मौका ही नहीं मिला
क्योंकि रेस्तरां के बेरे ने आकर कहा, जब आप लोग आके खाना खा लें, हम लोग 10 बजे रेस्तरां बंद कर देते हैं। मैं उठ खड़ा हुआ। वह बूढ़ा सिख मेरे साथ उठ गया। जबकि मैं 8 बजे घर से खाना खाकर चला था, मगर इस वक्त फिर भूख महसूस कर रहा हूँ। बूढ़ा सिख हंसकर मुझसे मुखातिब हुआ। अरे, मैं इसलिए देर से खाना खा रहा हूँ कि मुझे भूख न थी, मैंने जवाब दिया। हम दोनों डाइनिंग कार में जाकर बैठ गए। वहाँ बैरों के सिवा कोई और नहीं था। सिर्फ एक कोने की मेज पर एक खूबसूरत नौजवान जोड़ा कॉफी पी रहा था और खिड़की के बाहर पूर्णमासी के चांद को देख रहा था। लड़की का हाथ लड़के के हाथ में था, जिसे वह थोड़े थोड़े वक्फों में दबा देता था। हाथ दबाने से लड़की के चेहरे पर एक गुलनार मुस्कुराहट खिल उठती थी और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे लड़की के हाथ में कोई स्विच है कि जिसे बार बार दबाने से यह मुस्कुराहट बिजली के बल्ब की तरह रोशन हो उठती है। लड़की के बाल खुशनुमा तरीके से कटे हुए थे और वह बड़ी दिलरुबा सूरत वाली, मोहनी अदाओं वाली लड़की थी और शक्ल सूरत से एक ऐसी हिंदुस्तानी क्रिश्चियन मालूम होती थी जिसमें यूरोपीय खून का भी दखल था। लड़का खालिस हिंदुस्तानी था। सांवला रंग, छोटा कद लेकिन मजबूत और गठा हुआ, घने चमकीले बाल और चौड़े जबड़ों पर गठे हुए शीप की निलाहट थी। उसके सिर की हजामत भी ताज़ा थी। मालूम होता था कि आज ही बाल कटवा कर आया है। उसके कपड़े बहुत साफ सुथरे थे। उसके रोए रोए से जिंदगी की सेहतमंद आरजुएं फूट रही थी। लड़की का हाथ एक साथ उसने अपने हाथ में ले रखा था और बार बार वह उसे इस तरह दबाता जैसे वह उसमें बिजली की धारा भरने की कोशिश कर रहा हो। दूसरे हाथ में वह उसकी नीली साड़ी का पल्लू बराबर मसले जा रहा था और उसकी बेहद स्याह और चमकीली आंखें लड़की को इस तरह देखती थीं जैसे वह लड़की लड़की न हो, हुस्न की एक प्लेट हो। मोहब्बत में सेहत का किस कदर दखल है। मैंने अपने जर्द चेहरे को आहिस्ता से थपथपाते हुए कहा। जवाब में बूढ़े सिख ने कुछ न कहा, क्योंकि अब खाना हम दोनों के सामने था और वह पूरे ध्यान से खाने का जायजा ले रहा था। हमारे खाने के दौरान वह जोड़ा काफ़ी पीकर चला और बिल अदा करके चला गया। चलते वक्त वह गुलनार मुस्कुराहट फिर लड़की के लबों तक आई और मुझे उसकी वह गुलनार मुस्कुराहट और उसके मुस्कुराने की अदा बेहद पसंद आई। जब वह लड़के की तरफ देखती थी, उसमें कितनी चाहत और समर्पण होता। कभी कभी तो औरत एक निगाह में सब कुछ दे डालती है, फिर एक खाली बर्तन की तरी मासूम खड़ी की खड़ी रह जाती है। बस उसी वक्त वह सबसे प्यारी भी मालूम होती है। मुस्कुराने के बाद कुछ इस तरह की निगाह से उस लड़की ने अपने साथी की तरफ देखा था और फिर ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया था और नौजवान उसकी कमर में हाथ डालकर उसे वहां से ले गया। उसके जाने के बाद रेस्तरां, कार और भी सुनी सुनी दिखाई देने लगी। खिड़की में लटका हुआ चांद मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सिर्फ इन्हीं के लिए लटकाया गया था। मैंने हाथ बढ़ाकर खिड़की पर पर्दा डाल दिया। बूढ़ा सिख मेरी हरकत पर मुस्कुराया, मगर खामोशी से खाना खाता रहा। खाना खाने के बाद बूढ़े सिख ने कॉफ़ी मंगाई और मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर वेटी में आ गया। वेटी के कोने में नौजवान लड़का लड़की के साथ गलवहियां था और चांद उसके चेहरे पर था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लड़के ने हैरान होकर पूछा, यह आंसू कैसे? कुछ नहीं, यूं ही, लड़की अपने आंसू पोंछती हुई बोली और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके चेहरे पर लुभावनी मुस्कान मनमोहक मोहब्बत में डूबी हुई। लड़की के शाने कांपे। उसने ठिठुर कर कहा, चलो डार्लिंग, अंदर चलें, यहाँ सर्दी बहुत है। उसने खामोशी से अपनी निगाहों से मेरी तरफ इशारा किया। मैं, जो दूसरी खिड़की से खड़ा बज़ाहिर पूनम का चांद देख रहा था। लड़के ने मेरी तरफ इस तरफ देखा जैसे मुझे छुरा भोंक देगा। फिर उसने आहिस्ता से घूमकर लड़की को साथ लिया और उसे वेटी से निकालकर डिब्बे के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद गार्ड डब्बे में आया। उसने सब बत्तियां बुझा दी, लेकिन डब्बे के बाहर चांदनी पूरे तौर पर खिल उठी थी और उसकी उजली मध्यम रोशनी में गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों के चेहरे खामोश और सधे हुए दिखाई देते थे। मैंने कहा, मुझे चांदनी में नींद नहीं आती, खिड़की का पर्दा सरका दूं? जरा ठहरो, बूढ़े सिख ने बहुत धीमे लहजे में बेहद दर्दनाक आवाज में कहा। यह पूनम की रात बहुत भयानक है, बहुत खूबसूरत भी है। मुझे इससे डर लगता है, मगर मैं इसे देखना भी चाहता हूँ। कुछ देर और इस चांद को देख लूं। चांद को तो नौजवान लोग देखते हैं, हमारे तुम्हारे देखने की यह चीज नहीं।
मैंने उदास मुस्कान के साथ कहा। बूढ़ा सिख मुस्कुराया। उसका दायां गाल चांदनी में था और स्लेब का निशान बहुत गहरा दिखाई दे रहा था। बाईं गाल की वी अंधेरे में गुम थी। मैंने कहा, तुम्हारे गालों के यह जख्म क्या तुमने जंग में हासिल किए हैं? जंग? बूढ़े सरदार ने मेरी तरफ देखकर अपने आप में गुम होते हुए कहा, हाँ, जंग ही तो थी। वह रुककर आहिस्ता से बोला, कौन सी जंग? पहली जंग, अजीम, या उससे पहले की कोई जंग? मैंने पूछा। मैं तो कभी फौज में रहा नहीं, बूढ़े सिख ने आहिस्ता से कहा। मेरा अंदाज बेबुनियाद साबित हुआ, इसलिए मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने पूछा, फिर यह जख्म कैसे? बूढ़े सिख ने इधर उधर देखा। चांद अपनी जगह था, खिड़की अपनी जगह थी, मुसाफिर अपने डब्बे में कहीं कहीं थे, मगर जहां थे वहीं से अपनी आराम कुर्सियों पर के दराज पर सो रहे थे। हमारे आगे 5-6 सीटें छोड़कर आखिर अंधेरे कोने में वो लड़का और लड़की एक कुर्सियों पर दुबके हुए थे। लड़की का सिर लड़के के कंधे पर था और लड़के का बाजू लड़की के कंधे पर, आंखें दोनों की बंद थी। यह किस्सा तुम सुनोगे? अगर तुम्हें नींद ना आ रही हो तो सुना दूं। मुझे तो इस चांदनी में नींद कभी नहीं आएगी, बूढ़े सरदार ने दर्द भरे स्वर में कहा। फिर उसने इस तरह से कहा जैसे वह किस्सा सुनाने के लिए तैयार हो चुका हो। उसने एक लंबी सांस खींच कर कहा, अच्छा तो सुन लो। तुम मेरे लिए पूरी तरह अजनबी हो, इसलिए तुम्हें सुना देने में कोई हर्ज नहीं। गाड़ी की खिड़कियों में दोहरे शीशे लगे हुए थे, जिनकी वजह से गाड़ी की छक छक बड़े मीठे मध्यम गुनगुदी आवाज में अंदर आती हुई मालूम होती थी। और गाड़ी की दोनों जानिब फैली हुई उजली चांदनी में स्याह दरख्त अपने शाखों को समेटे हुए, सिर झुकाए हुए गुनहगार मुजरिमों की तरह खड़े थे। सरदार ने कोने में सोए हुए सिर उठे नौजवान की तरफ इशारा करके कहा, जवानी में मैं भी इसी तरह बेफिक्र और लापरवाह खुदसर था। मेरा बाप गजेंद्र सिंह मौजा हासिला का नंबरदार था और उसके अलावा चक नंबर का 57 भी पूरे का पूरा हमारी मिल्कियत में था। घर में खाने पीने की कोई कमी न थी। बाप ने मुझे बीए पास करवाया था, लेकिन मुझे शुरू से ही खेतों में काम करने का शौक था। कलम की बजाय मेरे हाथ दराती चलाने में माहिर थे। जाने मैंने बीए कैसे कर लिया। मेरे बाप की आरजू थी कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं, कर्नल बनूं, मगर मुझे खेतों की ही जिंदगी पसंद थी। भूरी भूरी मिट्टी की सोंधी महक, शबनम में डूबे हुए भरे भरे चने के बूट, टीलों पर पानी भरती हुई नलियों की कतार और मेरी सुनहली घोड़ी की दुलकी चाल, कच्चे रास्तों पर हल्की हल्की धूल जगाती हुई। आह! मैंने कहा, तुम अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत रहे होगे, औरतें तुम पर मरती होंगी। बूढ़े सिख ने उदास मुस्कुराहट से कहा, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं कि किसी ने मुझसे मोहब्बत की हो। हाँ, मैंने जरूर एक लड़की से मोहब्बत की थी। कौन थी? मेरी बीवी थी। बीवी? जब मैं बीए पास करके गांव वापस आया तो मेरे बाप ने चक झमरा के नंबरदार की लड़की प्रीतु से मेरा विवाह करा दिया। प्रीतु बड़ी हसीन लड़की थी, लंबी और बांकी, गोरी और सुनहली, लचीली और नर्म, मगर मैं तो उसकी आंखों पर मरता था। क्या उनकी आंखों में क्या बात थी? मैंने पूछा। जाहिर में तो कोई बात नहीं थी, बड़ी बड़ी थी और काली स्याह, मगर ऐसी तो बहुत सी औरतों की आंखें होती हैं। फिर क्या बात थी? कह नहीं सकता। उन आंखों का रंग नहीं, उन आंखों का लहजा कुछ अजीब सा था। वो आंखें बोलती थी। बोलती तो नहीं थी, लेकिन बोलना चाहती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वह मुझसे कुछ कहती। हर वक्त सपने देखती रहती। कभी ऐसे आंखें तुमने देखी हैं जो हमेशा सपने देखा करें? जवानी में सभी की आंखें सपने देखती हैं, मैंने कहा। हाँ, लेकिन हर सपने हर एक के अलग अलग होते हैं, बूढ़े ने आहिस्ता से कहा। तो मैं तो अपनी प्रीतु पर मर मिटा था। तुम कह सकते हो यह इसलिए हुआ कि जिंदगी में उससे पहले कोई लड़की ना आई थी और उसके बाद प्रीतु को तुमने नहीं देखा, वरना यूं न कहते। वह तो ऐसी औरत थी जिसने उसकी बीवी होने के बाद भी इश्क किया जा सकता था, और फिर इसी तरह हुआ। जब मैं गांव पहुंचा और मैंने फौज में भर्ती होने पर किसान बनने की अहमियत दी, तो मेरे बाप ने फौरन मेरी शादी करा दी, मुझे खेतों पर काम करने में लगा दिया, जबकि उसे इस बात से बड़ी मायूसी हुई होगी, मगर मैं खुश था। तुम जानते हो, अगर मैं फौज में होता तो कैसे अपनी प्रीतु से मोहब्बत कर सकता था। जब तक फिरंगियों की किसी न किसी लड़ाई में इटली या फ्रांस में, मेसोपोटामिया या कहीं न कहीं उन लोगों ने मेरी जान ले ली होती। मैं यह कह नहीं सकता कि जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अचानक वह चुप हो गया। मैं भी चुप रहा। बहुत देर बाद वह बोला,
किस्सा मुख्तसर यह कि मैं अपनी प्रीतु को बहुत चाहता था और वह भी मुझे बहुत चाहती थी और हम दोनों कभी एक दूसरे से जुदा न होते थे। लेकिन हमारी शादी के 6 माह बाद क्या हुआ कि मेरा ससुर सख्त बीमार पड़ा और प्रीतु को मायके जाना पड़ा। मैं भी उसे कैसे रोक सकता था। प्रीतु चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद मेरा दिल अपने घर में, खेतों में, अपनी घुड़सवारी में किसी काम में ना लगता था। 3 दिन तो मैंने जैसे तैसे काटे, लेकिन चौथे दिन ही मैंने अपनी घोड़ी पर जीन कसी और सरपट हो गया। चक झमरा गांव हमारे गांव से 30 कोस दूर है, लेकिन मेरी घोड़ी बड़ी तेज रफ्तार है। शाम होते होते मैं ससुराल पहुंच गया। वहां जाकर मालूम हुआ कि मेरे ससुर की हालत पहले से बहुत बेहतर है, बल्कि मैंने इन्हें चाक चौबंद पाया। सास ससुर मुझे देखकर खुश हुए और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि दामाद ससुर की खैरियत पूछने आया है, तो इस बात से और भी खुश हुए। दिन भर 30 कोस का सफ़र करने में मैं बहुत थक गया था, इसलिए जल्दी खाना खाने के बाद मैं सो गया। मुझे मालूम था अब तो सो जाऊंगा तो फिर सुबह ही उठ पाऊंगा। मैंने प्रीतु से कहा, मुझे सुबह जरूर उठा देना, मैं घोड़ी पर सवार होकर सुबह सैर करने जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि दिन चढ़े तक सोता ही रहूं। लेकिन हुआ यह कि उस रात की तीसरे पहर ही मेरी आंखें खुल गईं और मैं यह देखकर हैरान हुआ कि मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं है। दूसरे कमरे में आखिरी सिरे पर दरवाजे के हल्के से खुलने और बंद होने की आवाज़ आई और एक साया गुजरता हुआ मालूम हुआ। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। वाहे गुरु, यह क्या मामला है? मैं आहिस्ता से बिस्तर से उठा, कृपाण को तकिए के नीचे से निकाल कर पहना और आहिस्ता दरवाज़ा खोलकर बाहर हो लिया। बाहर ऐसी ही चांदनी थी, बड़ी खूबसूरत चांदनी थी। सीरस और शीशम की शाखाओं में छुपे हुए घोंसलों में कभी कभी चिड़िया नींद के झोंक में चूं चूं करती, मगर उनके चिड़े फौरन अपनी चोंच पर ठोक कर उन्हें गोद में दबा लेते। मेरे पांव शबनम में भीग चुके थे और मेरे चारों तरफ सरसों की हरी हरी कोंपलें लहरा रही थी। खेतों से गुजरता हुआ अपनी प्रीतु का पीछा करता जा रहा था। पहले मैंने सोचा वह खेतों में जरूरी हाजत पूरी करने जा रही है, लेकिन जब उसने एक खेत को पार कर लिया, दूसरे खेत को पार कर लिया, तीसरे खेत को ढलवान से घूमकर नीचे से खुश्क नाले को पार करके पीछे गायब हो गई, तो मुझे अजीब तरह की फिक्र, हैरत और बेचैनी होने लगी। अब मैं हौले हौले बहुत सावधानी से उसका पीछा करने लगा, ताकि उसे पता न चले कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तीसरे खेत के ढलवान में उतरकर नाले को पार किया, फिर टीले के पीछे से घूमकर मैंने आगे नजर दौड़ाई। सामने फिर सरसों के खेत थे। उन खेतों के बीच एक कुआं था। कुएं के करीब बोरियों का एक सायेदार था। झाड़ के नजदीक एक पलंग बिछा हुआ था। पलंग के करीब एक कच्चा घर था, जिसका दरवाजा आधा खुला था, और मेरी बीवी उस पलंग पर एक जाट के साथ थी। मेरी प्रीतु उससे बहुत प्यार कर रही थी। मेरी आंखों में खून उतरने लगा, मगर मैं चुपके से बोरियों की झाड़ के पीछे खड़ा उन लोगों को देखता रहा। हाँ हाँ, मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखता रहा। कुछ देर बाद जाट ने मेरी प्रीतु से कहा, प्रीतु, मुझे प्यास लगी है, अंदर से पानी ला दे। प्रीतु आहिस्ता से पलंग से उठी और अर्ध खुले दरवाजे से मकान के अंदर गई। बचना वह आधे मुंह लेटकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। अचानक मैंने कृपाण निकाली और उसे अपने दोनों हाथों से लेकर सिर को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से बचने पर वार किया। बचने के मुंह से हुक की एक हल्की सी आवाज निकली। दूसरे लम्हों में उसका सिर कलम हो गया। फिर मैं बोरियों के झाड़ के पीछे से खेतों में गायब हो गया। टीलों के पीछे से नाले को पार करके सरसों के खेतों से गुजरते हुए मैंने चंद लम्हों के लिए रुककर कृपाण को अच्छी तरह से साफ किया। जब वह आईने की तरह चमकने लगी तो उसे म्यान में रखकर घर के अंदर आया और बिस्तर पर सो गया। कोई आधे पौने घंटे के बाद प्रीतु कमरे में धीरे से दाखिल हुई। मैं जाग रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और लंबे सांस लेने लगे। प्रीतु ने पहले मुझे गौर से देख लिया। उसने कृपाण निकाली और उसे खोल कर देखा, और जब उसे साफ पाया तो उसका शक दूर हो गया। वो मेरी बगल में आकर लेट गई, चुपचाप पत्थर की सिल। बूढ़ा सिख चुप हो गया। चंद लम्हों के इंतजार के बाद मैंने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसका बाप सेहतमंद हो चुका था, इसलिए मैं प्रीतु को लेकर दूसरे ही दिन अपने गांव चला आया और हम दोनों हंसी खुशी इकट्ठे रहने लगे। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, कभी किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। न प्रीतु ने कभी इस बात पर मुझ पर यह जाहिर होने दी कि उसे किसी बात पर शक हुआ था या उसे किसी बात का गम था। एक बात मैंने जरूर देखी कि इस वाकये के बाद वह फिर कभी मायके नहीं गई।
मेरे कहने पर या अपने बाप के बुलावे पर भी नहीं। मैं भी यह वाकया भूल सा गया, क्योंकि अब मेरे बच्चे हो गए। मेरे प्रीतु के बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, बेहद खूबसूरत बच्चे थे, हमारे प्रताप, दिलीप और हरनाम कौर। बढ़ते बढ़ते बच्चे भी बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, स्कूल से कॉलेज जाने लगे। हमारे यहाँ तीसरा लड़का पैदा हुआ, हरवंश सिंह। अब हमारे घर में खुशी ही खुशी थी, आराम और सुकून, यकीन और अपनापन, मेल जोल जो अच्छे घरों को मिसाल बनाती है। एक रोज मैं शाम के वक्त खेतों से वापस आकर घर में बैठा था। प्रताप और दिलीप कॉलेज से वापस आ गए थे। गर्मी की छुट्टियां गुजरने के लिए हरनाम कौर एक कोने में कशीदा काट रही थी, पर मेरा 7 साल का बेटा हरवंश लकड़ी के घोड़े को चलाने की कोशिश कर रहा था। प्रीतु चूल्हे में मक्की की रोटियां सेक रही थी, हांडी में सरसों का साग उबल रहा था और उसकी खुशबू से मुझे भूख और भी बेचैन कर रही थी। मैंने जल्दी से कृपाण खोलकर अलग रख दी और हाथ मुंह धोकर प्रीतु के सामने मोढ़ा बिछाकर बैठ गया। बिल्कुल बच्चों की तरह बेचैन होकर उससे खाना मांगने लगा। प्रीतु, जल्दी से खाना दे दे। प्रीतु ने सबसे पहले मेरे लिए खाना परोसा, फिर प्रताप के लिए, फिर दिलीप के लिए, फिर हरनाम कौर के लिए। सबसे छोटे हरवंश ने मचल कर कहा, मैं तो अम्मा के साथ ही खाऊंगा। तू भी बैठ जा, मैंने प्रीतु से कहा। मैं बैठ जाऊंगी, तुम्हें खाना कौन खिलाएगा? प्रीतु ने नाक सिकोड़ कर कहा। उस वक्त चूल्हे की रोशनी में उसके गाल तमतमा उठे थे, उलझी हुई जुल्फें माथे पर उतर आई थीं। मुझे वह वक्त बहुत अच्छी लग रही थी। माँ, मुझे सरसों का साग और दे दे, दिलीप ने अपनी थाली आगे बढ़ाते हुए कहा। हरवंश की माँ, थोड़ा सा अचार अगर इस वक्त कहीं से मिल जाए तो खाने का मजा दूना हो जाए। मैंने कहा, अचार तो अंदर कोठरी में है। प्रीतु ने रुक रुक कर कहा। तो क्या हुआ, अंदर जाकर ला दे। अकेली कैसे जाऊं, अंदर तो बड़ा अंधेरा है, मुझे डर लगता है। प्रीतु सहम कर बोली, डर लगता है? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। इस वक्त सबके सामने अंदर जाते हुए डर लगता है, लेकिन उस रात को खेतों को पार करके अकेली जाने में डर नहीं लगा क्या? मैंने तुनक कर कहा, जाने कैसे कह गया। इतने सालों तक जिस बात को कभी न कहा था, कैसे वह बात ताना बनकर इतने सालों के बाद मेरे होठों पर आ गई। प्रीतु ने बैठे बैठे बस एक लम्हे के लिए मुझे देखा। दूसरे लम्हे से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह कृपाण लिए मेरे सर पर खड़ी है। फिर एक बिजली सी तड़पी और मैंने अपने आप को बचाने के लिए हाथ ऊपर उठाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार कृपाण मेरे चेहरे को काटती हुई चली गई। मैंने अपने बचाव के लिए अपने हथेली से उसे रोकना चाहा और चिल्लाया, प्रीतु, प्रीतु, रुक जा। मगर प्रीतु एक भूखी शेरनी की तरह मुझ पर वार करती रही। आखिर गुस्सा भरकर एक झटके से उसके हाथ से कृपाण छीन ली और दोनों हाथों से कृपाण को उठाकर अपने जिस्म और रूह की पूरी ताकत से वार किया। प्रीतु की गर्दन कटकर हरवंश के घोड़े के कदमों के पास जा गिरी और वहां से लुढ़क कर मेरी थाली में औंधी हो गई। उसके स्याह बाल सूख कर मेरे सामने बिखर गए। बूढ़ा सिख चुप हो गया। मैं भी चुप रहा। खिड़की में चांदनी भी एक फूल की तरह खामोश पड़ा था। गाड़ी के मुसाफिरों में के चेहरे सफ़ेद और उदास थे, जैसे वह चेहरे न हों, बहुरूपिये को खोल हों। गाड़ी खेतों से गुजरती हुई नामालूम मंजिल की तरफ जा रही थी और चांद मजबूर और बेबस अकेला खड़ा था। बहुत देर की खामोशी के बाद बूढ़े सिख ने दिलगीर लहजे में कहा, औरत कभी नहीं भूलती। वे लोग औरत को न जानते तो यह समझते कि वह एक डोली में सवार करा के, एक पलंग पर लिटाकर 4 बच्चे पैदा करा के उसके दिल का सपना उससे छीन सकते हैं। वे लोग औरत को नहीं जानते, औरतें कभी नहीं भूलती। बूढ़ा सिख खामोश हो गया। उसने अपने चेहरे की सलीब पर आहिस्ता से हाथ फेरा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सलीब बहुत गहरी उसके दिल के अंदर डूब चुकी है। गाड़ी में इस कदर सन्नाटा था कि मुझे आप ही सांस रुकती हुई महसूस हुई। मैंने मुंह खोला। 2-3 लंबे लंबे सांस अंदर को लिए फिर अचानक मेरी नज़र कोने में पड़े हुए जोड़े पर पड़ी। लड़की का हाथ अभी तक लड़के के हाथ में था और लड़के का हाथ अभी तक लड़की के शाने पर था। दोनों की आंखें बंद थी, दोनों सो रहे थे। अचानक लड़की ने लड़के के शाने से सिर उठाया, आहिस्ता से अपना हाथ लड़के के हाथ के नीचे से निकाला और लड़के की तरफ देखा। और जब उसे इत्मीनान हो गया कि वह गहरी नींद में सो रहा है, तो लड़की ने नौजवान का बाजू अपने शाने से अलग किया, उससे मुंह फेर कर चांद की तरफ देख, फिर ऐसी हसरत भरी निगाहों से देखा जो उसकी गुलनार मुस्कुराहट को हर कदम पर झुठला रही थी।
मैं बिल्कुल भौंचक्का रह गया। अचानक मेरे जहन में कृपाण सी लहराती महसूस हुई। मैंने डर कर आंखें नीचे कर ली। दूसरे लम्हे जब मैंने निगाह उठाकर देखा कि लड़की ने अपनी खिड़की पर पर्दा कर लिया था। उसका चेहरा अंधेरे में था। अगरचे मैं उसका चेहरा न देख सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि वह रो रही थी। तो धन्यवाद आज की इस कहानी को सुनने के लिए। तो कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।